सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज है हमारा डे 8 हमारी फाइनल रिवीजन सीरीज का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने करने हैं, थंबनेल में आपने पढ़ लिया, अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं और कंपैरेटिव कॉमन सेंस स्टेटमेंट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो के बारे में ब्रीफिंग ले लो, तुम्हें पता हो कैसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, तो एक बार जरा ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो भी हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद चुने हैं। और अगर आपको लग रहा है यार क्वेश्चन बहुत इजी है, स्किप करके नेक्स्ट पे जाता तो ऐसा मत करना। कई बार ये क्या होता है, हमें ना लगता है कि हमें आता है क्वेश्चन, लेकिन करते करते हम लिख कर करते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन लिख कर प्रैक्टिस करना है। और मेरी सजेशन ये रहेगी यार, पहले क्वेश्चन देखो, आप खुद से सॉल्व करो, और उसके बाद अगर दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, फिर वीडियो की हेल्प लो। ठीक है, एक ये चीज। और क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, टेक्निक्स टिप्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कैलकुलेट करंट रेशो। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है और करंट रेशो हमसे पूछ रहे हैं। तो करंट रेशो का आपको फॉर्मूला याद होगा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आपने क्या देखना है भाई, एक तो करंट लाइबिलिटीज का कॉलम देखना है और एक आपने करंट एसेट्स का कॉलम देखना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। तो अगर करंट लाइबिलिटीज देखें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव अमाउंट्स गिवन है, इनका आप तीनों का ना टोटल करो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 4,50,000 आ रहा है, यानी कि 4.5 लाख आ रहा है। तो करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है 4.5 लाख। करंट एसेट्स का भी हम सिमिलर वे में टोटल कर सकते हैं, बट टोटल करते टाइम ना नीचे ध्यान से देखो, आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, करंट एसेट से रिलेटेड। तो इसमें कह रहे हैं इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स ऑफ 1,50,000, एक ये एडजस्टमेंट है। दूसरी एडजस्टमेंट है अदर करंट एसेट से रिलेटेड। कह रहे हैं ये अदर करंट एसेट जो है, इसमें क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है और एडवांस टैक्स है। बेसिकली ये जो 75,000 है ना, ये अदर करंट एसेट्स है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, करंट रेशो। तो करंट रेशो में आपको पता होगा कि हम ना लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करते। तो इनका जो भी टोटल होगा, इन चारों आइटम्स का जो भी टोटल होगा, उसमें से आप 1,50,000 माइनस कर दोगे, या फिर इन्वेंट्री जो 4 लाख की है वो 4 लाख की ना लेकर आप इन्वेंट्री कितने की ले लोगे, 2,50,000 की ले लोगे, क्योंकि हम लोग लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट ये है कि ये डेटा का क्या करें, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स का डेटा, इसका क्या करें। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं करंट रेशो। अगर हम क्विक रेशो या लिक्विड रेशो, जो भी नाम आपको पता है, अगर हम वो वाली रेशो निकाल रहे होते ना, तब हम प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को नहीं कंसीडर करते। ठीक है, क्योंकि तब हमें क्विक एसेट चाहिए होती या लिक्विड एसेट चाहिए होती। बट हमारे केस में जो हम करंटली क्वेश्चन कर रहे हैं, करंट एसेट्स क्या होंगी, 2.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 75,000, क्योंकि खाली करंट रेशो ही क्वेश्चन में पूछिए। ठीक है, तो मैंने आपको साथ सारा डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। करंट एसेट्स का मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ। ठीक है, इन्वेंट्रीज में ले रहा हूँ 2,50,000, ये अभी डिस्कस की थी। फिर ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,75,000, और उसके बाद हमारे पास अदर करंट एसेट्स है 75,000। ठीक है, ये चारों आइटम्स ऐड करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएंगी, और ये चारों आ रही है ऐड करने पे 9 लाख रुपीज। ठीक है, करंट रेशियो का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स का टोटल है 9 लाख रुपीज, करंट लाइबिलिटीज का टोटल मैंने आपको अभी करके, ठीक है, डिस्कस किया था 4.5 लाख। अभी क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम ये टोटल बताया था। तो हमारा आंसर आ गया 2/1, और इसी को जब हम रेशियो में लिखेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मेट जो है ना 2:1 फॉर्मेट में लिखते हैं, तो करंट रेशियो आ जाएगी हमारी 2:1। तो पहला क्वेश्चन हमारा डन है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 10 लाख। ठीक है, करंट एसेट्स 10 लाख है, टू करंट लाइबिलिटीज 4 लाख। तो कह रहा है जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है करंट रेशियो की, वो क्या गिवन है, 2.5:1, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। फिर कह रहा है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। तो हमें ओल्ड करंट रेशियो क्या गिवन है, ठीक है, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 2.5:1, और इसको उसने चेंज करना है, कितना चेंज करके लाना है, 2:1 पर लेकर आना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे लेकर आना है वो हमारे को वो डिटेल दे रहा है आगे। तो आगे बोल रहे बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो वो कह रहे कोई करंट एसेट खरीदो उधार पर, जैसे मान लो हमने स्टॉक खरीद लिया। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो इसका इफेक्ट सोचो कहां पड़ेगा। एक तो हमारी करंट एसेट बढ़ जाएगी, ठीक है, करंट एसेट बढ़ जाएगी, और दूसरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा ना, क्रेडिटर मतलब करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब स्टॉक कितने का खरीदा हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया ₹X का हमने खरीदा। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिए स्टॉक। फिर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स
दैट शुड बी एक्वायर्ड। तो बेसिकली वो पूछ रहे कितने की करंट एसेट्स हमें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें अमाउंट नहीं पता, ठीक है, वही वो अमाउंट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपीस की, तो पहले आप वो लिखोगे, फिर आपको करंट लायबिलिटीज जो गिवन है ना पहले वो लिखेंगे, ठीक है, गिवन वाली लिख ली। अब हमने क्या करना है, एसेट खरीदनी है। करंट एसेट खरीदेंगे तो जितने रुपीस की भी खरीदेंगे तो हमारी ऊपर न्यूमरेटर में करंट एसेट बढ़ जाएंगी, ठीक है, सिमिलर अमाउंट से करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको अभी समझाया था स्टॉक वाले एग्जांपल से, ठीक है। तो जब हम कोई एसेट खरीदेंगे तब जाके हमारी जो डिजायर्ड रेशियो है वो कितनी है, 2/1 हो जाएगी, ठीक है। यही हमारे को करना था, 2/1 लानी थी। तो वो कैसे लानी थी, कोई करंट एसेट खरीदी है उधार पर, तो नीचे करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब आपने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और यही वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर जो है 4 लाख प्लस एक्स, इसको शिफ्ट करते हैं एलएचएस में, तो ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में 4 लाख प्लस एक्स और राइट साइड में 10 लाख प्लस एक्स एज इट इज। एलएचएस में आएगा 8 लाख, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 10 लाख प्लस एक्स, ठीक है। तो ये 2x माइनस एक्स इधर आ जाएगा, 10 लाख में से 8 लाख गए, 2 लाख इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये 1 मार्क में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है लॉन्ग में आएगा, 1 मार्क में भी आ सकता है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा कि आपको अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन हो क्वेश्चन में तो आपको आइटम्स रीड करनी आती है या नहीं आती, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को लेकर, सिर्फ उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपको न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, डिनोमिनेटर में एवरेज चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाला, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो एक तो ये मिल गया, ठीक है, एक ये मिल गया, और दूसरा आपने उठाना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके इक्वल होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये दोनों आइटम्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखो 25,000 ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट का मीनिंग कुछ नहीं होता, ब्रैकेट का मीनिंग होता है नेगेटिव, ठीक है, माइनस का अमाउंट है, लॉस की तरह इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो सीओजीएस हमें यहाँ दिख रहा है कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 लाख रुपीज सीओजीएस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री निकालने में भी थोड़ा ध्यान देना है। एवरेज क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे देखो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री एक ये गिवन है, एक आपको ओपनिंग इन्वेंट्री देखो नोट नंबर 2 में भी गिवन है। सिमिलरली क्लोजिंग इन्वेंट्री नोट नंबर 1 में भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें नोट नंबर 2 में भी गिवन है। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ये 2 लाख की उठाएंगे, फिर वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री उठाएंगे 50,000 की, तो ये ओपनिंग दोनों की ऐड करके ले लेंगे 2.5 लाख, 2,50,000, ठीक है। फिर आप क्लोजिंग उठाओगे 1 लाख, और फिर यहां से वर्क इन प्रोग्रेस वाली क्लोजिंग उठाएंगे 75,000, ठीक है। तो 1,75,000 आपकी क्लोजिंग हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो ऐसे करना है हमारे को ये वाला क्वेश्चन, आई बात समझ, ठीक है। कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कैसे आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, डिस्कस कर लिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कितना आएगा 5 लाख रुपीस, ये मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। एवरेज इन्वेंट्री का हम लोग अमाउंट निकालते हैं, दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस को आप ऐड करोगे तो कितना होगा 2 लाख प्लस 50,000, ये दो नोट नंबर है ना, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस ऐड किए, फिर दोनों नोट नंबर के क्लोजिंग बैलेंसेस आपने ऐड करने, तो वो है 1 लाख और 75,000, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये ओपनिंग है, 2 लाख प्लस 50,000 ये ओपनिंग है, ये अपना क्लोजिंग, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ आइटम्स 2 हैं, तो एवरेज करना है इनको, तो डिवाइड बाय 2 ही करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2 ही करेंगे। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, वैल्यूज भी हमने रिप्लेस कर लिए। तो अब इसके बाद हमारा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा 5 लाख, न्यूमरेटर 5 लाख डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री का आंसर आपका आ जाएगा 2,12,500, ठीक है। अब इसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, रेशियो फॉर्मेट में लिखना है या टाइम्स फॉर्मेट में लिखना है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो टाइम्स में आएगा, तो ये डिवाइड करने पे आ रहा है 2.35, तो आंसर टाइम्स में आएगा, ये लर्न करा होना चाहिए, हर रेशियो का आपको पता होना चाहिए कैसे आंसर हमने लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें भी हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन है, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन है और पूछ क्या रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो ये कौन सी रेशियो, ऑपरेटिंग की दो रेशियो पढ़ रखी है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और एक ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है। तो जब भी प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा तो मान के चलना ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ही है, ठीक है। तो कॉस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता था भाई, इसका फॉर्मूला होता था न्यूमरेटर में आता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, न्यूमरेटर में आता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये न्यूमरेटर में आता था, और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे भी आपने फॉर्मूला लर्न किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स सीधे सीधे गिवन है 4 लाख, डिनोमिनेटर गिवन है। अब आपको जस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L की रीडिंग आनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और कौन सा आइटम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा, ठीक है। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिस्कस करेंगे। तो परचेजेस और ये चेंजेस ही गिवन है, चेंजेस होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यही गिवन है हमारे को। तो इसका टोटल आपको कितना करना है, ये ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, तो इसका टोटल आ रहा है 2,10,000, ठीक है। तो ये आपका COGS हो गया, ठीक है, ये COGS हो गया। इसके बाद हमारे को आइडेंटिफाई करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और नीचे देखो अदर एक्सपेंसेस में नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 मतलब डिटेल्स जो है वो नीचे गिवन है। तो नीचे हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस, ये दोनों भी क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, ये बात आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ठीक है। तो 3 है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 6,000 प्लस 10,000 16 और ये 14 30,000, ठीक है। तो 30,000 के हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो न्यूमरेटर हमारा कितना आ गया, न्यूमरेटर इन दोनों का टोटल आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ठीक है। तो इसको एक बारी हम लोग रजिस्टर पे कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला हमने लिख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है ये हमने अभी अभी निकाला था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकाल लिया था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था हमारा 2,10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट करा था 30,000, सेल्स हमें क्वेश्चन में सीधे सीधे गिवन है 4 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐड करने पे आ रहा है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने पे आएगा 60%, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो हमारी क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, 60%। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 आइटम्स गिवन है और पूछ क्या रहा है हमसे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो सेल्स गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स इज 10%, कह रहा है ग्रॉस लॉस, कह रहा है इस बार सेल्स पे ना नुकसान हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कितना है 10% का आपका लॉस है, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक बार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री उसने दे दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन में वो क्या है कि हमें न्यूमरेटर नहीं पता, ठीक है। तो न्यूमरेटर नहीं पता, लेकिन उसने हमें न्यूमरेटर निकालने के लिए ना 2 आइटम्स दे दी, एक उसने हमें सेल्स बता दिए और दूसरा उसने हमें ग्रॉस लॉस बता दिए। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बहुत ज्यादा यूज किया इस चैप्टर में, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपने लर्न करा होगा, ठीक है। तो सेल्स कितनी है 4 लाख, ठीक है, सेल्स कितनी है 4 लाख रुपीज, ठीक है, सेल्स है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, हमें निकालना है। ग्रॉस लॉस कितना है सेल्स पे 10%, ठीक है, यानी कि अगर 4 लाख की सेल की है तो इसका 10% हमने नुकसान कर दिया, यानी कि नुकसान कितना कर दिया 40,000। अब यहां पर लिखना प्रॉफिट था, लेकिन क्योंकि ये नुकसान है और हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगा देना क्योंकि लॉस है, आई बात समझ। इसके बाद इसको COGS को नॉर्मल सॉल्व करो जैसे वेरिएबल करते हैं, इसको इधर भेजोगे इसको इधर भेजोगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट साइड पे आके पॉजिटिव, माइनस का 40 इधर आके पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 4,40,000 हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ऊपर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने लिख रखी है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में आप लिख दोगे 4,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हम क्वेश्चन से लिखेंगे 55,000, ठीक है। तो ये हमारा सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 8 टाइम्स, ठीक है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 8 टाइम्स। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट और साथ साथ पूछ रहा है डेट कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीज बच्चे भूल जाते हैं करनी, ये आपने नहीं भूलनी है, ठीक है। और मेरी एक सजेशन है भाई, अगर किसी को भी ये चैप्टर में या इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आपने क्या करना है, लर्न करने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूलाज लर्न ही नहीं करे हुए तो वैसे भी सॉल्व करने में दिक्कत आएगी ही आएगी,
ठीक है। तो पहले फॉर्मूलाज लर्न करो, उसके बाद सॉल्व करो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछ रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना है हमें चाहिए क्या। तो इसके न्यूमरेटर में होता है नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है, न्यूमरेटर में होता है नेट क्रेडिट सेल्स, और डिवीजन में होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तभी तो पता होगा ना कि ढूंढना क्या है बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी चीजें गिवन है, ठीक है, लेकिन अब हमारा ध्यान कहाँ है, सिर्फ सेल्स पे, वो भी कौन सी, उधार, नेट क्रेडिट सेल्स, और दूसरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पे, ठीक है। अब आप देखो बैलेंस शीट में सेल्स तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि सेल्स ना एसेट है ना लायबिलिटी है। तो उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे को दी है और कह रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स बिंग क्रेडिट सेल्स 15 लाख एंड कैश सेल्स 2,50,000। तो हमारे को यहाँ पे रेलेवेंट क्या है, 15 लाख रुपीज रेलेवेंट है, क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट सेल है। तो कैश सेल जो है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, काम की नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस मार दिया, ठीक है। तो ये 15 लाख यहाँ से उठाया, तो ये न्यूमरेटर पता चल गया 15 लाख का। अब आप देखो पॉइंट नंबर 2, देखो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 भी समझते हैं। कह रहे ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 4,50,000। अब देखो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो इसका मतलब है ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गए। और बैलेंस शीट कब बनती है, बैलेंस शीट बनती है ईयर एंड में। तो यहां पर जो करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल गिवन है ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग हो गए, क्योंकि ये ईयर एंड में बैलेंस शीट बनी है और ये वहां का डेटा दे रहा है, तो ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गए। फॉर्मूला में क्या चाहिए, फॉर्मूला में चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि ये ओपनिंग प्लस ये क्लोजिंग, क्लोजिंग कौन सा है, 3,50,000। तो 4,50,000 प्लस 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। डेट कलेक्शन पीरियड हम लोग अभी जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके बाद करेंगे, पहले हमें रेशियो सॉल्व करनी है, रेशियो निकालनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फॉर्मूला हमने लिख लिया, नेट क्रेडिट सेल्स हम यहाँ पर क्रेडिट सेल्स लिखेंगे 15 लाख, ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो डिवाइड बाई 2 करना है, 3,50,000 प्लस 4,50,000, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 15 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो टाइम्स में आते ही आपको लर्न होना चाहिए, और ये सॉल्व करने पा रहा है 3.75, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। ये हमसे सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का बेसिकली। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मंथ्स में पूछ रहे हैं तो न्यूमरेटर में लिखोगे 12, और डिवीजन में ना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर लिख देना, ठीक है। डिनोमिनेटर में, सॉरी डिवीजन कह दिया मैंने, डिनोमिनेटर में लिखोगे इसका आंसर, तो 3.75 आप नीचे लिख दोगे, तो ये आंसर आ रहा है 3.2 और आंसर आ रहा है मंथ्स में, ठीक है। इसका मीनिंग है कि हमारे को पैसा यूजुअली जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं, इसका मीनिंग बता रहा हूं कि अगर हमने उधार पर माल बेचा तो हमें यूजुअली पैसा 3.2 महीने के बाद मिल जाता है, ठीक है, जनरली ऐसा रहता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछ रहे हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स। देखो नेट सेल्स का मीनिंग क्या होता है, नेट वर्ड का मीनिंग होता है कि जितनी भी सेल्स करी है हमने उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये मीनिंग होता है नेट सेल्स का। और अगर आपको मान लो क्वेश्चन में डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो इसका मीनिंग है उसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है, माइनस कर दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग हो गए। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल तो आराम से आ जाएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 12 लाख माइनस 2,40,000, ठीक है। तो ये हमने डिनोमिनेटर फिल कर लिया। सेल्स आपको देखो कैसे गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है 24 लाख की, कैश सेल्स गिवन है 5,20,000 की, और सेल्स रिटर्न गिवन है 40,000 की। तो हमें टोटल सेल्स लिखनी है लेकिन सेल्स रिटर्न हटाकर, तो आपने यहाँ लिखना है 24 लाख, फिर आप ऐड करोगे 5,20,000 कैश वाली सेल्स, फिर ये रिटर्न वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, तो माइनस 40,000। तो ये काम आपने करना है। इसके बाद जस्ट इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 28,80,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000, ठीक है। ये हमने हमारा सॉल्व करने पे डायरेक्टली कट रहा है, 3 आ रहा है, और आंसर में टाइम्स लिखना है, ये जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है, इसके नंबर होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, गलती होने के पूरे चांसेस हैं इसमें, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। पूछ कह रहे हैं, पहले नीचे देख लेते हैं कौन सी रेशियो पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 विद रेफरेंस टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है।
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी रेशो का पार्ट है? ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो ही पढ़ा हमने, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नाम की रेशो पढ़ रखी है, वही नाम है, ठीक है, तो वही रेशो हमसे पूछ रहे हैं। अब इस रेशो में हमारे को दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड और साथ साथ हमें दूसरी चीज चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, एक चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड और एक नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहले आप नेट प्रॉफिट देखो, आप नेट प्रॉफिट कौन से वाला पिक करोगे? तो नेट प्रॉफिट के लिए ना, एक तो देखो यहाँ पे हमें रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम पे जाना पड़ेगा। तो ये सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है और इसमें किया है ऐड ट्रांसफर फॉर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। तो ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो हमने करा है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमें जो फिगर चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो फिगर है 7,83,600, लेकिन ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि उसमें अभी इंटरेस्ट और टैक्स एडजस्टेड ना हो, एडजस्टेड ना हो मतलब कटा ना हो, उसमें से माइनस ना हुआ। तो आप नीचे देखो पॉइंट नंबर 2 नोट, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, यहाँ कह रहे हैं 15% लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है 16 लाख की, इस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करा होगा? 15% पे करा होगा, तो माइनस करा होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक है। तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो 16 लाख का 15% आप निकालोगे और वो क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे 7,83,600 रुपीज के अंदर। आई बात समझ? एक काम ये करेंगे, वैसे तो यूजुअली क्वेश्चन इतना ही होता है, ठीक है, टैक्स के बारे में इन्फो कहीं है नहीं, यूजुअली क्वेश्चन इतना होता है, बट इस क्वेश्चन में जब हम एसेट साइड देख रहे हैं तो एसेट्स में हमारे को ना एक इन्वेस्टमेंट गिवन है और वो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो बढ़िया, बट जब भी ये गिवन होगी ना तो इसका इंटरेस्ट भी आप निकालोगे, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पैसा लगाया तो इस पे इंटरेस्ट हमें मिला होगा, क्योंकि पैसा लगाएंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पे हमने कितना लगाया? 1,20,000, ठीक है, ये अमाउंट इन्वेस्ट किए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में। तो 1,20,000 जो इन्वेस्ट करें उस पे 10% मिला होगा, तो वो मिला होगा ना, तो वो भी हटाना है। बिफोर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट वगैरह हटा दो, ठीक है। तो वो पहले मिला होगा तो वो प्लस हुआ होगा पहले, तो अब माइनस करेंगे, अब हटा रहे हैं ना उसको तो अब माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कहां कर रहे हैं? इस फिगर में 7,83,600 में 16 लाख 16 लाख का 15% आपने क्या करना है? ऐड करना है, और उसके बाद ये 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो 10% आएगा 12,000 वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तब हमारे पे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। एक ये चीज निकाल ली। दूसरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी भाई? ठीक है, देखो ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है क्या पैसा हमने इन्वेस्ट करा हुआ है बिजनेस में, ठीक है। तो एक हमारी शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड है 5 लाख रुपीस की, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो पैसा हमारा प्रॉफिट वगैरह, ये भी इन्वेस्टमेंट ही होता है, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ही जुड़ जाता है, इन्वेस्टमेंट ही है। तो एक ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या इन्वेस्टेड है? एक 5 लाख इन्वेस्टेड था, एक 13,92,000 इन्वेस्टेड है, ठीक है। फिर हमने जो लोन लिया ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। डेट प्लस इक्विटी होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी अपना पैसा, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। तो ये 16 लाख भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। तो 5 लाख प्लस 13,92,000 प्लस 16 लाख, और क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो माइनस 1,20,000, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये जो 1,20,000 है ना, इसको माइनस कर देना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम पर। तो ये ध्यान रखना है हमारे को इस रेशियो में, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जब भी आएगा तो क्वेश्चन में आपको पूरा अलर्ट होकर सॉल्व करना है, ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी और आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल रहे हैं, वैल्यू लिख लिए। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग इसमें ऐड करेंगे, क्यों करेंगे मैंने सारा आपको समझा दिया, ठीक है। 15/100 इंटू 16 लाख निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,40,000। तो इसको इसमें से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये भी क्यों है सारा रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा आएगा 12,000, ये मैंने डिस्कस करते हुए बता दिया था। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, यहाँ ब्रैकेट में शो कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों का जो टोटल आ रहा है वो हमारा आ रहा है, नेट अमाउंट आ रहा है 10,11,600, ठीक है। तो न्यूमरेटर का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर हमारा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत सिंपल है, ठीक है। डेट प्लस इक्विटी करना है और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या करना है हमारे को? डेट प्लस इक्विटी। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म, माइनस कर देना इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सिंपल यही काम हमारे को इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो डेट हमारे को गिवन है क्वेश्चन में 16 लाख रुपीस की, 16 लाख लिख लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 5 लाख की गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको
13,92,000 का गिवन है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1,22,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारी आइटम्स हमारे को सॉल्व करने पर कितनी आ जाएंगी, 33,72,000। अब इसके बाद जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे और अपना आंसर कर देंगे। फॉर्मूला लिख लिए, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और आंसर आ जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा 10,11,600, डिनोमिनेटर में 33,72,000 इंटू 100। जब भी इंटू 100 करेंगे तो आपको पता ही है आपका आंसर क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आएगा 30%। कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का और बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी एक बारी आ चुका है। ठीक है, तो आपको देखो ऊपर डेटा गिवन है, कह रहे फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, तो सेल्स गिवन है, अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टैक्स रेट। तो उसने वैल्यूज दे रखी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मेन वो टेस्ट करेगा कि आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना आता है या नहीं आता। ठीक है, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी उसके बाद वो कह रहे हैं द मोटो ऑफ सन इंडिया लिमिटेड इज टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई ग्रीन एनर्जी इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। It has also taken up a project of constructing a road that will pass through 5 villages so that these villages could be connected to the nearby town। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का एज सच कोई क्वेश्चन में तो यूज है नहीं। ठीक है, तो हमें बेसिकली सिंपल जो है ऊपर का ये टेबल समझना है और नीचे फॉर्मेट हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। ठीक है भाई, देखो मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ना पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो इसमें आपके मेन ना 6 कॉलम बनते हैं। एक पर्टिकुलर्स का बनेगा, फिर नोट नंबर का, फिर प्रीवियस ईयर का। याद रखना कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। पहले प्रीवियस ईयर का, फिर करंट ईयर का, फिर एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, B माइनस ए, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर लास्ट कॉलम होता है D, C/A इंटू 100। तो ये जो यहाँ पे वैल्यूज निकलेंगी इस कॉलम में, C बोला उसको, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, A बोल दिया उसको, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहेगा। अब मेन पर्टिकुलर्स कॉलम आपको क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, फिर उसमें इनकम ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा, फिर एक्सपेंसेस वगैरह हम लिखेंगे और फिर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना ये वैल्यू सीधी सीधी नहीं दे रखी, बेसिकली कॉलम ए भी आपसे बनवा रहा है, कॉलम बी भी आपसे बनवा रहा है, और सी और डी तो टोटली ब्लैंक है, उसके बारे में तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता। ठीक है, तो कॉलम ए और कॉलम बी का देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 20 लाख और 25 लाख। इसमें इनकम ऐड करनी है, अदर इनकम, तो वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की 1 लाख, तो वो भी क्वेश्चन में गिवन है, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब ऊपर ये जो दो लिखे हैं ना, इनको ऐड कर दो, तो ये आ रहा है 25 लाख और इसका आ रहा है 26 लाख। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको देखो एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन में लिख रहा है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। 2014 ये वाले साल के लिए लिख रहा है 50%, तो ये टोटल रेवेन्यू का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,50,000। ठीक है, और दूसरे वाला जो हमारा 2015 वाला साल है वहां पर लिख रहा है 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यहां पर लिख रहा है 60%, तो 26 लाख का 60% आप निकालोगे, ये आएगा 15,60,000। ठीक है, तो ये हमने यहां पर लिखा। उसके बाद कह रहा है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन में डेटा गिवन है 2014 वाले के लिख रहे हैं 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कह रहा है जो आपने ऊपर निकाला ना ये 12,50,000, इसका 20% जो है वो है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसका 20% हो जाएगा हमारा 2,50,000। ठीक है, और 2015 वाले ईयर में बोल रहे हैं अदर एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहे हैं 10%, यानी कि ये जो लिखा है इसका 10%, तो ये इसका एक जीरो हटा दो, 10% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,56,000। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस क्या होंगे, ए और बी जो एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर एक्सपेंसेस इनको ऐड कर देंगे, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 15 लाख और ये 15,60,000 और 1,56,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17,16,000। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस आ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा ये जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से ये 15 लाख माइनस करो, ये 26 लाख में से ये 17,16,000 माइनस करो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा हमारे पास 10 लाख इधर, 8,84,000 2015 वाले ईयर में। ठीक है, इसके बाद टैक्स माइनस करना है, तो 2014 में टैक्स का रेट है 40% और जो 2015 वाला साल गिवन है वहां पे टैक्स का रेट क्वेश्चन में गिवन है 50%, 50%, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 लाख का 40% सीधे सीधे 4 लाख आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
8,84,000 का 50% होगा, इसका जस्ट हाफ, तो 442। तो ये हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा इधर आ रहा है 6 लाख और इधर आ रहा है आपके पास 4,42,000, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कॉलम था, ठीक है। तो ये हमने कॉलम ए और कॉलम बी बना लिए। तो अभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, सिर्फ कॉलम ए और कॉलम बी हमने प्रिपेयर करा। अब सी, ठीक है, जो थर्ड कॉलम में कह रहे हैं सी क्या, बी माइनस है, तो 25 लाख माइनस 20 लाख, तो ये आ जाएगा 5 लाख रुपीस। फिर है आपके पास 1 लाख माइनस 5 लाख, तो ये नेगेटिव फिगर है, तो नेगेटिव फिगर को कैसे लिखेंगे अकाउंट्स, हम लोग ब्रैकेट्स बना देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 26 लाख माइनस 25 लाख 1 लाख रुपीस। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा कॉलम सी, थर्ड कॉलम या कॉलम सी कुछ भी कह लो, ये हमारे को फिल करना है, ठीक है। तो ये फिल कर देंगे, बट साथ साथ मैं आपको ये डी वाला कॉलम भी बता देता हूँ। डी है सी बाई इंटू 100, तो यहाँ पे 5 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू 100, तो ये आपको करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू 100, तो ये हमारा आ रहा है 25, ठीक है। और ये परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो आपको परसेंटेज का सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का करें, फर्स्ट वाले का करें। अब ये सेकंड अदर इनकम वाली लाइन का करेंगे, 4 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू 100, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे और हमारा आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 80, ठीक है। और क्योंकि आंसर नेगेटिव ही आएगा तो ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा कॉलम डी करना है और यहाँ पे पूरा कॉलम सी फिल आउट आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में। तो मैं एक बार आंसर आपको शो कर दूंगा, ठीक है, बट प्रॉपरली ऐसे ही सॉल्व ये करना है। तो ये प्रॉपर सोल्यूशन है क्वेश्चन का जो हमने अभी अभी करा है, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये आप एक बारी इसमें से आंसर अपना वेरीफाई कर लो। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, ठीक है। अभी हमने कंपैरेटिव बनाया था इससे पहले, अब हम बनाएंगे कॉमन साइज, ठीक है। तो आपको देखो अगेन फॉर्मेट याद होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का, कि कैसे आपको फॉर्मेट बनाना है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको फॉर्मेट उसी वे में प्रिपेयर करना है। डेटा आपको गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ना क्या करता है वो, देखो क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल सी एक वो चीज करते हैं कि आपका ईयर 2012 पहले लिखा है, लेकिन उससे पिछला साल उसके बाद में लिखा है। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे ना, आपको पहले 2011 लिखना है और फिर 2012 लिखना है, ठीक है। तो ये चीज वो हमेशा करता है, कॉलम्स को वो स्वैप कर देता है, ठीक है, इंटरचेंज करके दे देगा, तो वो चीज ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। फॉर्मेट मैंने अगेन ड्रॉ कर लिया, फॉर्मेट समझा देता हूँ। 6 कॉलम्स हैं इसमें भी, पहला पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट्स। पहले 2 कॉलम्स जो है वो हम क्वेश्चन में से देख देख के फिल कर लेंगे, और उसके बाद परसेंटेज वाले आखिरी के 2 कॉलम्स है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा अभी, पहले हम फर्स्ट 2 कॉलम्स फिल करेंगे। पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर उसमें उसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। पहले एक्सपेंसेस को यहाँ पे 4th कॉलम में ऐड भी करेंगे, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से टोटल एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली करेंगे क्या, फर्स्ट वाले रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 4th वाली रो में से, ठीक है। फर्स्ट माइनस 4th हम करेंगे तो हमारे पास 5th आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2011-12 का हमारे को गिवन है 16 लाख और 20 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। पीछे आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन देखने के लिए। इसके बाद आपने क्या लिखना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का डेटा भी हमें डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। 8 लाख और 10 लाख डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, 8 लाख और 10 लाख। अदर एक्सपेंसेस का डेटा भी हमारे को गिवन है डायरेक्टली, सीधे सीधे 2 लाख और 1 लाख, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब आपको देखो फॉर्मेट क्योंकि हमने लर्न करा था, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिख रहा है, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस क्या होंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 मिला के, तो 8 और 2 10 लाख, और यहाँ पर 10 और 1 11 लाख, ठीक है। तो 11 लाख यहाँ पर आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा भाई, सेल्स में से खर्चे में हटा देंगे, तो 16 लाख माइनस 10 लाख आएगा 6 लाख, और उसके बाद यहाँ पे 20 लाख में से 11 लाख चले जाएंगे तो आएगा 9 लाख, ठीक है। तो पहले 2 कॉलम्स तो हमने बना लिए, ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद आपका आखिरी 2 कॉलम बनाने का काम रह गया, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपने बेस बनाना है किसको, सेल्स को, इसको आपने बेस बनाना है जब हम 2011 का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये आंसर क्या आएगा, इस फिगर के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या फिगर आएगी इसके लिए, तो 16 लाख, और डिनोमिनेटर में लेना यही फिगर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हर बारी 16 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा 100, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लिखा है। सेकंड के रिस्पेक्ट में जब मैं सॉल्व करूंगा क्या लिखूंगा, यहाँ पे 8 लाख लिखा है ना,
तो हम लिखेंगे 8 लाख। डिनोमिनेटर में हर बारी सेल्स लेनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिनोमिनेटर में हर बारी ये लेना है 2011 के कॉलम में, तो 16 लाख इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 50%। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल नहीं बनाना क्योंकि कॉलम की हेडिंग में परसेंटेज हमने लिख डाला। ठीक है, ये दो ही करें। अब मान लो मैं एक बारी फिफ्थ वाला करता हूँ। ठीक है, इसका निकालते हैं, इसका कैसे आएगा। ठीक है, 6 लाख, न्यूमरेटर में 6 लाख, डिनोमिनेटर में हर बारी 16 लाख। ठीक है, 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका जब सॉल्व होगा तो ये डेसिमल में चला जाएगा और ये आएगा 37.5। ठीक है, एक और कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉलम का। ठीक है, ये वाला, ये जो 10 लाख है इसका कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में आप ले लोगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंसेस वाले कॉलम, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 62.5। ठीक है, 62.5। परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने अभी सारा नहीं किया, मैंने आई थिंक एक आइटम छोड़ दिया, स्पेस नहीं है। अब मान लो हम कर रहे हैं ये वाला कॉलम, 2012 का आप कॉलम फिल करते हैं। डिनोमिनेटर में रूल वही रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन अब 2012 का कॉलम करेंगे ना, तो 2012 का कॉलम से डेटा उठाओ, ये फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, ये मत देखो अब। ठीक है, तो 20 लाख, अगर मैं बिल्कुल इस आइटम की बात करूं, 20 लाख न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो हर बारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो हमारा सॉल्व करने पे भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद मान लो हमने सॉल्व किया अदर एक्सपेंसेस, तो ये 1 लाख वाली फिगर उठाएंगे। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस वाला हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 5%। ठीक है, तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस कम है तो एक बारी लास्ट कॉलम करेंगे, ये 9 लाख वाला। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 9 लाख, डिनोमिनेटर में हर बारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये सॉल्व करने पे हमारा कितना आ रहा है, 45% आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इनकम्प्लीट थोड़ा सा सॉल्व करा है, आपने एग्जाम में पूरा ही सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी इसका लाइक मैं प्रॉपर सोल्यूशन आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने एक साथ शो कर दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। इसी के साथ साथ मेन क्वेश्चन मैंने अकाउंटिंग रेशियोज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले चैप्टर के करवा दिए हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द हमारा पेपर है। ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप कर लो। ठीक है, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के पेपर सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है।